नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु का भाग 7 करेंगे और बच्चों हम इसमें इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे और याद करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले भाग में हमने इसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे। आज की इस क्लास में हम इसके 20 अतिलघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्नों को समझेंगे। तो आप इस क्लास को अंत तक पूरी देखना और इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करना और समझना। यदि आपने ये पाठ पूरा पढ़ा है, ये अध्याय पूरा वीडियो के माध्यम से पढ़ा है, तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके, कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल होती है? तो बताएं बच्चों, ऐसी धातु का नाम जो सामान्य ताप पर तरल होती है। तरल मतलब द्रव के रूप में पाई जाती है। तो ऐसी धातु का नाम क्या है? ऐसी धातु का नाम है पारा या मरकरी, जिसका क्या होता है प्रतीक Hg। ठीक है, तो कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल होती है? तो उसका नाम हो जाएगा पारा या इसे मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखो, तरल अधातु का नाम बताइए। ऐसी अधातु जो तरल होती है, बताइए, कमेंट करिए आप। यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट करें, कौन सी अधातु है जो तरल होती है? बताएं बच्चों, कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वो होती है बेटा ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन तरल होती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल होती है। ठीक है, और तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। ठीक है, 23वां देखो, 23वां में क्या लिखा है? नाइट्रोजन व क्लोरीन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अच्छी तरह से समझाया है मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। एक तो नाइट्रोजन का और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो नाइट्रोजन, जिसको आ रहा है कमेंट करते जाइए। नाइट्रोजन, तो बताएं नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N होता है। क्या होता है बेटा? N। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितने नंबर पे आता है? नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7। कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। 7 पे आता है ना? तो बताओ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी में 5। तो 2 और 5 कितने हो गए? 7 हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा? 2 और 5 आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? उतनी ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। तो पहली कक्षा में 2 आ जाएगा, दूसरी में कितना आ जाएगा? 5। यानी कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बात करें क्लोरीन। क्लोरीन, तो बताओ बेटा क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? Cl। क्या होता है? Cl। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितने नंबर पे आता है क्लोरीन? क्लोरीन आता है आपके 17 नंबर पे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं? 17 ही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 7। 2, 8 और 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई से भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। अगला देखो, प्रश्न नंबर 24 क्या लिखा है? लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। लोहे को हम जंग से कैसे बचा सकते हैं, इसके आपको 2 तरीके बताने हैं। अगर आपको आ रहा हो तो आप कमेंट करें और इस क्लास को आप शेयर करें, लाइक करें। समझ में आ रहा हो तो, अच्छी लगे क्लास तो, और शेयर कर दे ताकि और भी छात्र हमसे जुड़ सकें। तो देखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। सबसे पहला तरीका है पेंट करके। क्या करके? पेंट करके। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है बच्चों? या तो ग्रीस लगाकर, है ना? क्या लगाकर? ग्रीस लगाकर। क्या लगाकर? ग्रीस लगाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। या फिर या आप तेल लगाकर भी बचा सकते हो, तेल लगाकर। तो ये 2 तरीके हो गए आपको लोहे के जंग से बचाने के। एक तो पेंट कर दिया जाता है उसके ऊपर,
एक या तो ग्रीस लगा दिया जाता है या फिर तेल लगा दिया जाता है, जिससे लोहे को कैसे बचाया जा सकता है, जंग से बचाया जा सकता है। अगला देखो बेटा, पीतल किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? सबको आ रहा होगा ये क्वेश्चन, आप इसे कमेंट करें। पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो बताए पीतल किन किन से मिलकर बनी होती है? पीतल बनी होती है कॉपर प्लस जिंक से। पीतल किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर प्लस जिंक धातु से मिलकर क्या बनती है? कॉपर, मतलब कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनती है? पीतल बनती है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 26, कॉपर के एक अयस्क का नाम लिखिए। कॉपर का अयस्क लिखना है। कॉपर का एक अयस्क कौन सा है? तो कॉपर का अयस्क है क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड, क्या नाम है कॉपर के अयस्क का? क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड मतलब Cu2S, ये होता है कॉपर का अयस्क। कॉपर के अयस्क का नाम है क्यूप्रस सल्फाइड, Cu2S होता है। ठीक है, अगला देखो बेटा 27वां प्रश्न, विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा शुद्ध की जाने वाली प्रमुख धातुएं कौन सी हैं? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के द्वारा कौन कौन सी धातुओं को शुद्ध किया जाता है? आप धातुओं के नाम मुझे कमेंट में लिखें, कमेंट में मुझे बताएं कौन कौन सी धातुओं को विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन कौन सी धातुएं ऐसी हैं जिसको इस विधि से शुद्ध किया जाता है? बताएं कौन कौन सी हैं? कॉपर, कौन सी है? कॉपर। जिंक, कौन सी है? कॉपर है, जिंक है, और टिन है, निकिल है ना, चांदी है, सोना है ना, आदि धातुओं को इस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा? विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखो, किस धातु का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है? ऐसी धातु का नाम बताना है जिसका गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है, तथा वह अत्यंत कठोर भी होती है, और वो बहुत ज्यादा कठोर भी होती हैं। ऐसी धातु का नाम बताएं जिसका गलनांक, सॉरी यहाँ अधातु है, ऐसी अधातु का गलनांक किस धातु का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है तथा वह अत्यंत कठोर भी होती हैं? तो बताएं कौन सी हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हीरा। और हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 29, गैंग किसे कहते हैं? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। तो गैंग किसे कहते हैं? आप इसे, इसका आंसर बताएं, गैंग किसे कहा जाता है? तो बताओ गैंग किसे कहते हैं भाई? तो देखो, जब हम पृथ्वी से खनिज अयस्क प्राप्त होते हैं तो उसमें मिट्टी और रेत आदि के कुछ कण होते हैं, उन कणों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गैंग कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, क्या लिखोगे? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों के साथ साथ रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें गैंग कहते हैं। गैंग कहते हैं। तो ये हो गया आपके 29 प्रश्न। 11 प्रश्न इसके और करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो प्रश्न नंबर 30 है, सोडियम व क्लोरीन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से सोडियम क्लोराइड बनना दर्शाइए। मतलब सोडियम और क्लोरीन के परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और उससे सोडियम क्लोराइड जो बनता है उसको आपको दर्शाना है। ये बोर्ड परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझें।
तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की, ठीक है ना। तो आपको ध्यान है सोडियम को काहे से दर्शाया जाए, प्रतीक क्या होता है Na, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, कितना होता है 11, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, इसकी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 होने चाहिए। तो बेटा ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। मतलब जो ये सोडियम है, इस ये 1 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, ठीक है। धन आवेश कैसे आ जाएगा, अगर इसमें देखो इसका परमाणु क्रमांक 11 है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11, प्रोटॉन भी कितने हैं 11, ठीक है ना। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 10, यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। अब बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन आप जानते हो क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं और परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 7, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, कितने होने चाहिए 8। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। मतलब क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17, और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे 18, और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 17, इसलिए इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, तो ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको कैसे बनाना है, ये देखो ये जैसे मेरे पास सोडियम, इसकी बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, ये मैंने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा लिया, ठीक है। अब आगे देखो प्लस ये है क्लोरीन, ठीक है, इसकी बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब ये क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, क्लोरीन को क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, ठीक है। और ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन देखो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो पहले ही थे, और 1 ये आ गया, तो ये पूरे कितने हो गए 8 हो गए, कितने हो गए 8। तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, और आपका जो सोडियम क्लोराइड है उसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, बोर्ड परीक्षा 2017 में आया था ये क्वेश्चन। अगला देखो प्रश्न नंबर 31, मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, मिश्र धातु क्या होती है, किसे कहते हैं। तो देखो बिल्कुल आसान है, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु का जो सममांगी मिश्रण होता है उनको मिला दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। तो देखो 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु तथा एक अधातु के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु या मिश्रातु भी कहते हैं, इसे मिश्रातु भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न नंबर 22, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। थर्मिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, यदि हम विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, देखो यहाँ देखते हैं, वह धातु विस्थापन अभिक्रिया, धातु की विस्थापन अभिक्रिया जिनमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती हो, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो, और जिससे विस्थापित धातु गलित अवस्था में मतलब पिघली हुई अवस्था में प्राप्त हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से पढ़े, वह धातु विस्थापन अभिक्रिया, धातु की कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, और जिससे विस्थापित जो धातु विस्थापित होगी वो कौन सी अवस्था में प्राप्त हो, गलित मतलब पिघली हुई अवस्था में प्राप्त हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। और इससे जो धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है उसका उपयोग कहाँ होता है, रेल की पटरियां बनाने में, और जो मशीनें होती है, मशीनों की जो पुर्जे होती है उनकी दरारों को बंद करने में इसका प्रयोग किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 33 देखो, अगात वर्ध्यता से क्या तात्पर्य है। अगात वर्ध्यता यानी कि किसी भी धातु को पीट कर किसमें बदलना, पतली चद्दर के रूप में बदलना। देखो किसी पदार्थ या किसी धातु को पीट कर
पतली चद्र के रूप में परिवर्तित होने के गुण को क्या कहते हैं? अगात वर्ध्यता कहते हैं। अगात वर्ध्यता मतलब उसमें चोट करने की सहन हो, पतली चद्र के रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसे गुण को क्या कहा जाता है? अगात वर्ध्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 देखें, ध्वनिक या सोने रस, ठीक है, दोनों में से किसी भी नाम से प्रश्न आ सकता है। ध्वनिक या सोने रस किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो देखो ध्वनिक गुण क्या होता है? यदि कोई भी धातुएं कठोर सतह से टकराती है तो वो आवाज उत्पन्न करती है। धातुएं कठोर सतह से टकराती है तो वो क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। धातुओं का ये जो गुण है वो क्या कहलाता है? ध्वनिक या सोने रस कहलाता है। उदाहरण के लिए मंदिर में जो घंटे लगे हुए होते हैं वो उदाहरण ले लो, स्कूल में जो घंटी लगी हुई होती है वो उदाहरण ले सकते हैं। तो देखो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं, धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। धातुओं को क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो धातुएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब उदाहरण के लिए मंदिर के घंटे एवं स्कूल की घंटी का धातु इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वर्जन से आप क्या समझते हैं? वर्जन देखो बिल्कुल आसान है, ये दोनों परिभाषाओं से एक परिभाषा 100% आ सकती है, या तो निस्तापन या वर्जन। तो वर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क, देखो मध्य विक्रियाशील धातु हमने पढ़ी थी, उसको शुद्ध करना हमने सीखा था। मध्य विक्रियाशील धातु में कितने प्रकार की शुद्धियां पाई जाती हैं? 2, एक तो सल्फाइड अयस्क और एक कार्बोनेट अयस्क। यदि आप सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं। यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर हम गर्म करेंगे तो वो धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं। अब देखो निस्तापन से आप क्या समझते हैं? निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन को में किसको बदला जाता है? कार्बोनेट अयस्क को। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। देखो कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित उपस्थिति में, सीमित वायु होनी चाहिए, अधिक ताप पर गर्म करने से वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। सवाल नंबर 37 है, एनोड पंख किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बेटा एनोड पंख क्या होता है? जब हम विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में धातु को शुद्ध करते हैं तो शुद्ध करने के लिए जो एनोड है वो अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। जब उसका अपघटन होने लगता है तो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ विलयन में घुलने लगती है। अब जो अशुद्धियाँ विलयन में घुलनशील है वो तो विलयन में घुल जाती हैं, और जो अशुद्धियाँ विलयन में अघुलनशील है वो एनोड की तली के नीचे आकर जमा हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे, जब धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है विद्युत अपघटनी विधि में, तो अशुद्ध एनोड विद्युत अपघटन में घुल जाता है तथा उसमें उपस्थित अविलीय अशुद्धियां एनोड की तली में एकत्रित हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद कर ले। और आपने यदि ये पूरी जो भाग है इसके वो पढ़े हैं तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला देखो, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखना, यानी कि सबसे पहले अधिक क्रियाशील धातु, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे अवरोही क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता को जमाना क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। देखो वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 29 है, देखो ध्यान लगाना, एसद लेपन से क्या समझते हैं? एसद लेपन क्या होता है? तो बेटा देखो, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए इनके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए इनके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को एसद लेपन कहा जाता है। देखो ध्यान लगाए, लोहा व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसद लेपन कहते हैं।
अब देखो लास्ट है 40वां प्रश्न, अमलगम क्या होता है। तो देखो बच्चों अमलगम क्या होता है, एक धातु तो मरकरी हो और इसकी जो मिश्र धातु होती है उसे अमलगम कहा जाता है। एक धातु तो मरकरी ले ले और दूसरी कोई सी भी इसकी मिश्र धातु है ना, तो उस मिश्र धातु को क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। यदि कोई एक धातु मरकरी है तो इसके मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं, इसके बाद आपका ये अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही हम अगला जो चैप्टर है आपके कार्बन एवं उसके यौगिक, वो कल से आपके वो स्टार्ट हो जाएगा। आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक गरीब छात्र तक इन्हें पहुँचाएं।